रफाल इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन? 300 भी रफाल ले लो, वो चाइना के मुकाबले के लिए एडिक्वेट नहीं है, वो थाउजेंड्स में बना रहे हैं। जो HAL कर रहा है उसमें होप कहाँ दिख रही है? Su-30 के साथ सोर्स कोड मिला था, क्या किया हमने? MiG-21, MiG-23, MiG-27 इतने सारे सोर्स कोड लेकर के बैठे रहे हम। रफाल डील पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डील हुई नहीं है अभी सिर्फ इंटेंट है, और मेरे हिसाब से 4 बड़े हर्डल हैं। सरकार बिल्कुल बोल सकती है कि एयरफोर्स को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, लेकिन वो MRFA Mark 2 होगा, वो रफाल नहीं होगा। उसके लिए सरकार को इतना कॉन्फिडेंस अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे होना चाहिए। नहीं है जो ऑब्वियसली, बट क्यों नहीं है? मुझे वो समझना है कि कहाँ दिक्कत है। F-35 रफाल से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। F-35 आ गया तो आप समझ लो उसी दिन आप MCA का अंतिम संस्कार भी कर देना। F-35 के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत है, फ्रांस के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत कम है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार आर्यन, थैंक यू सो मच। सर और रफाल आ रहे हैं 114 की जो डील हम करने वाले हैं आगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी अभी इंडिया में थे पिछले हफ्ते। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो जो ये रफाल की डील होने वाली है? और एक बहुत बड़ा सवाल जो दूसरी साइड है वो भी पूछ रही है कि इतनी महंगी $40 बिलियन की डील होगी, फिर पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए? तो क्या रफाल जो है वो मेक इन इंडिया को परमानेंटली ख़त्म कर देगा? तो एक साइड वो भी है, लेकिन एक बहुत कॉमन सेंस जो सवाल उठ रहा है कि रफाल किस चीज़ का आंसर है? अगर रफाल आंसर है तो क्वेश्चन क्या है, क्यों चाहिए रफाल? क्या पाकिस्तान के लिए चाहिए? क्या चाइना के लिए चाहिए? क्या 114 फिर अगर चाइना के लिए चाहिए तो वो तो 100 हर साल नए बना रहे हैं, तो क्या 114 10 साल 15 साल में हमारे लिए एनफ होंगे? और अगर 114 एनफ नहीं है तो फिर हम 114 क्या क्यों कर रहे हैं? पहले जो हमने 36 का ऑर्डर किया आज 114 का कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद ऐसा ना हो कि फिर से 100-150 का ऑर्डर कर रहे हो हम 10 साल बाद 2036 में भी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं रफाल के ऊपर और कुछ भी सेंस नहीं बन रही है इन सब चीज़ों की। एक साइड ये भी है कि भाई मतलब हम रफाल पे और इन सब फाइटर जेट्स पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप यूक्रेन में देखो तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वो ड्रोन से हो रही हैं। तो हम इतना पैसा $40 बिलियन 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो रिडंडेंट हो चुकी है ऑलरेडी वॉर सिनेरियोज़ में। तो फिर ये क्या कितना वाइज है? तो मेन क्वेश्चन इसमें सभी में ये है कि रफाल इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके अरिहंत, नॉर्मली जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो पहली बॉल ट्राई बॉल होती है लेकिन इजी बॉल टू स्टार्ट विद। आपने ना बिल्कुल एकदम यॉर्कर से ही शुरू किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। रफाल एक आंसर है तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम 2 तरह से एग्जामिन करते हैं, एक आउटवर्ड लुकिंग और एक इनवर्ड लुकिंग। आउटवर्ड लुकिंग होता है हमारे थ्रेट क्या हैं, तो एज ऑन डेट पाकिस्तान है, चाइना है, और तीसरा ऑप्शन है कोलिजिव। इनवर्ड लुकिंग होता है हमारी खुद की काबिलियत क्या है, जिसमें हम एयरफोर्स की टर्म में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बोलते हैं। टिपिकली कैपेबिलिटी बोलते हैं कितने मॉडर्न जनरेशन वेपन सिस्टम आपके पास हैं, मोर लेटेस्ट, हाउ क्लोज दे आर टू एनिमीज परफॉर्मेंस, हाउ बेटर और वर्स दे आर, वो कैपेबिलिटी गैप होता है। एक होता है कैपेसिटी, नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। तो पहले मैं इसको इनवर्ड लुकिंग से आंसर करना चाहता हूँ। आज की डेट में एयरफोर्स के पास 28 से 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42.5 है, और अभी एक बहुत सारी रीसेंट स्टडी हुई है और उसमें एक क्लासिफाइड स्टडी भी हुई थी, ग्लाइड पाथ टू IAF कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, जो चेयर खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने की थी। उसमें एक नया नंबर है, वो नंबर क्लासिफाइड है बट बहुत सारे सोर्सेज उसको रिवील कर रहे हैं, वो 60-65। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग आवर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कि भाई हम 65 तक पहुँचे हैं और आज 30 के नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो जहाज ऐड करने पड़ेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो है सारे जहाज हमारे डोमेस्टिक हों, लेकिन अगर डोमेस्टिक ना हुए तो कहाँ से आएंगे? तो कहाँ से आएंगे? वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से रफाल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। कॉस्ट एलिमेंट है एंड आई एम श्योर उसको अलग से डिस्कस करेंगे। सो आपके सवाल पे फिर से आते हैं कि रफाल क्या आंसर करता है। रफाल हमारी फिल रेट को आंसर करता है। हम 30 हैं, 6 स्क्वाड्रन जैगवार के, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के और 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के। ये अगले 5 से 10 साल में ये फेज आउट हो जाएंगे। तो मतलब हमारे 20 रह जाएंगे अगर हम ऐड नहीं करते हैं। सो एक है डिप्लीशन रेट। अगर हम डिप्लीशन रेट देखें कि 6 स्क्वाड्रन जैगवार्स के, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के और 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के अगले 5 से 10 साल में चले जाएंगे, तो 10 साल में वी विल लूज 12 स्क्वाड्रन।
अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो हम, आप देखो 28 से 12 माइनस कर दो, आप कहाँ पहुँच जाएंगे। अगले 10 साल में हम 12 स्क्वाड ऐड करेंगे तो 30 के आसपास रहेंगे। हमें चाहिए 42 प्लस, और जो हमारे मोर एम्बिशियस नंबर है 60-65, उसके लिए तो 3 से 4 स्क्वाड हर साल में ऐड करने पड़ेंगे। तो वो उसको एड्रेस क्या करेगा? फिल रेट। फिल रेट आइडियली एक आइडियल सिचुएशन में डोमेस्टिक होनी चाहिए। तेजस मार्क 1 मार्क 2 आ जाना चाहिए था, अभी तक नंबर्स में आ जाना चाहिए था। इनिशियल लॉट आ जाता तो सबसे सेकेंडरी ऑर्डर्स भी आ जाते। आज की डेट में अगर मार्क 2 उड़ रहा होता तो आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन एयरक्राफ्ट परचेज अप्रूव कर पाती। सो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, रही बात थ्रेट की, आपने सही कहा है कि 114 या 214 भी आप ले लो, 300 भी रफ़ेल ले लो, तो वो चाइना के मुकाबले के लिए एडिक्वेट नहीं है। वो थाउजेंड्स में बना रहे हैं। वो ऑलरेडी हमसे 5 या 6 गुना उनकी स्ट्रेंथ हो गई है सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी। और जनरेशन देखें तो 5th जनरेशन के स्क्वाड्रन डिप्लॉयड हैं, 6th जनरेशन बना रहे हैं, 7th जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो इन दैट सेंस वो हमसे आगे हैं। लेकिन चॉइस देखिए आप क्या करें। अगर उनको मैच नहीं कर सकते तो कुछ तो करना होगा ना। सो राफेल is the answer to the question that says how do we keep Indian air power credible? That is the answer Rafale is at this time. बट क्रेडिबल कैसे है 114 में जो आप कह रहे हो कि अगर 10 साल आगे की हम बात करें, मान लो 2035 की हम बात करते हैं, वहाँ पे अगर ये 12 स्क्वाड्रन जाती हैं और रफ़ाल की मान लो 12 स्क्वाड्रन आ जाती हैं, तो ये तो फिर हम वही 28 स्क्वाड्रन्स पे खड़े हैं, चाहिए 60। ये तो ना तो इधर फिल हो रहा है, ना पैसे भी इतने जा रहे हैं, और कुछ हो भी नहीं रहा है। मनी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है, और फिल रेट इवेंचुअली हमें डोमेस्टिक प्रोग्राम से ही करनी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से मेरी होप रहेगी कि ये हमारी लास्ट फॉरेन प्रोक्योरमेंट हो फाइटर एयरक्राफ्ट की। LCA काफ़ी मैच्योर हो गया है, प्रोडक्शन के डिलेज हैं। एक बार वो बॉटलनेक, वो हर्डल्स क्रॉस हो जाएं तो हम उसको नंबर्स में प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर जो मैंने मेंशन किया था ना, कैपेबिलिटी एज वेल एज कैपेसिटी। So hopefully AMCA and Mark 2 will beef up our capabilities. बट वो होप कहाँ से आ रही है? वो होप आ रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, कैपेसिटी से, कि भाई इतने साल हो गए कहते कहते ये तो मतलब कभी तो बनेंगे ही। उसका होप के पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, कि भाई पहले हम 1 बनाते थे, अब 2 बनाने लग गए, अब 4 बनाने लग गए, अब 6, तो आगे जाके हम 20 बना लेंगे। अभी क्या होप का कोई कारण भी तो होना चाहिए कि MK1 हमने डिलीवर कर दिया, अब MK2 पे आ गए, अब AMCA में जाएंगे, मतलब कुछ फेज वाइज कुछ अच्छा प्रोग्रेस चल रहा हो, टाइम से पहले हम चीज़ें कर पा रहे हों। अभी तो इंजन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है US पे, ऐसा नहीं है कि वो भी, चलो वो क्लियर भी हो गया, तो फिर भी जो HAL कर रहा है, जो हम डोमेस्टिकली चीज़ें कर रहे हैं, उसमें होप कहाँ दिख रही है? क्या स्टेटस है उस? तो जो सवाल अरिहंत आपने पूछे हैं, यही सवाल एयर हेडक्वार्टर में भी पूछे जा रहे हैं, और वही सवाल वो MOD से भी पूछ रहे हैं कि आप जब कहते हो कि इंपोर्ट मत करो, इंपोर्ट डिपेंडेंट मत रहो, तो फ़ौज भी यही पूछती है कि नहीं रहेंगे, आप बताइए तो सही, फिर नंबर्स कहाँ से आएंगे? वो डिसमल स्टेट है अभी। आप देखिए कि IOC के 20 जहाज़, LCA Mark 1, FOC Mark 1 के 20 जहाज़ 2016 तक 40 के 40 आ जाने चाहिए। आज की डेट में 38 आए हैं। 2 जहाज़ उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं। कुछ गैप्स हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस प्रॉमिस में, वो एक्सेप्ट नहीं किए एयरफोर्स ने। Mark 1 की तो आपने कहानी देखी है। पिछले एयर इंडिया में चीफ साहब ने बोला था मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो एक स्क्वाड्रन उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर बोला इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, वो भी नहीं आया, अब उसमें भी डिले हैं। अब कुछ कंसेशंस के साथ होपफुली अप्रैल मई में कुछ 5 या 6 जहाज आएंगे, फिर साल भर तक आएगा। तो वो स्पाइरल डेवलपमेंट प्रोसेस है, बट जो एयरफोर्स की होप थी या आशाएं थी या इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इम्पोर्ट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, ये सब जानते हैं, एयरफोर्स भी जानती है। मतलब दिस इज़ वेरी टफ चॉइस। $40 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और एक लेसन हमने लर्न किया है कि जितना आप डिले करते हो डिसीजन, उसका आप पे करते हो। तो वही तो हुआ ना 36, जब हमने, मतलब क्यों आप उससे पहले जाइए। 2001 से 3 वाला जो MRFA डील था, जिसके बाद में MRCA बना, जो MMRCA बना, 2001 में जो डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, 2003 तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो 126 रफ़ेल हमें तकरीबन 10 से $11 बिलियन में मिलने वाले थे, जिसमें सिमिलर कन्फिग्रेशन थी। एक स्क्वाड्रन 16 से 18 यहाँ बनेंगे, करेक्शन
16 से 18 फ्लाईओवर कंडीशन में आएंगे और बाकी सब यहाँ बनेंगे। सिमिलर नंबर्स अभी डिस्कस हो रहे हैं, 18 वहाँ से आएंगे और बाकी यहाँ बनेंगे। लेकिन आप कॉस्ट देखिए 11 बिलियन से अब हम 40 बिलियन पे पहुँच गए हैं। सो ये भी एक लेसन है कि जितना हम डिले करते हैं उतना ही वो सेलर की आर्ग्यूमेंट हो जाती है फिर। अब ये मतलब हम 10 साल पहले की बात करें, 2015-16 में जब इस डील के बारे में बात हो रही थी बहुत सारी, तो हमने 36 नंबर सेलेक्ट किया कि 2 स्क्वाड्रन अभी हम खरीदेंगे। तो वो 2 क्यों खरीदा हमने? उसी टाइम पे 136 क्यों नहीं खरीदा? देखिए वो 36 का डिसीजन एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था। अच्छा, बाय द वे एयरफोर्स अपने आप से कुछ नहीं खरीद सकती। जो भी खरीदना होता है डोमेस्टिक या बाहर से, वो सब एस्टेब्लिशमेंट टेबल से होता है। एक टेबल्स हैं आपकी, जो आपकी गवर्नमेंट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं आप उसी में से ही परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो 126 वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिप्लीशन रेट कि भाई इतने स्क्वाड्रन जाने वाले हैं, ये जहाज चले जाएंगे, तो हमारे इतने स्क्वाड्रन की इतनी रिक्वायरमेंट आएगी। तो उसका नंबर 126 आया था। तो 126 की रिक्वायरमेंट थी। गवर्नमेंट ऑफ दैट डे ने डिसाइड किया कि अभी हम सिर्फ 36 पे ही स्पेंड करेंगे। तो वो फौज का स्टडीड या केयरफुल डिसीजन नहीं था, वो गवर्नमेंट का बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन डिसीजन था कि भाई अभी के लिए इतने ही पैसे हैं और इतने ही लेते हैं। वही है ना, 136 ऑर्डर करते तो आज कम से कम उतने तो होते हमारे पास। नहीं ठीक है, सी एज ए वॉर फाइटर और एज एन एयरफोर्स आई वुड से कि येस, उसी टाइम पे हमें पूरे फुल सेट ऑफ 126 मिल गया होता तो शायद आज कुछ छोटा मोटा फॉलो ऑर्डर होता, जिस तरह नेवी के 26 जहाज रफ़ेल एम आने वाले हैं, इकोसिस्टम मैच्योर हो गया होता। होपफुली LCA Mark 1 Mark 2 भी उड़ रहे होते अपने स्क्वाड्रन में। लेकिन वो होप फुलफिल नहीं हुई कि 36 वाज नॉट इनफ एंड डोमेस्टिक प्रोग्राम कुड नॉट डिलीवर ऑन टाइम। क्या उसका एक कारण ये नहीं रहा होगा कि भाई अभी 36 ही करते हैं ताकि हम फोर्स करें अपने आप को कि मेक इन इंडिया जो है, Mark 1 Mark 2, हम ये सब इन पे फोकस करेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल थॉट रही होगी। और आप ये स्क्रीन पे प्रोजेक्शन ज़रूर दिखाइए। ये बेसिकली दिखाता है कि 2010 से लेकर के जो भी ADA के डायरेक्टर रहे या HAL के CMD रहे या DRDO के डिसीजन मेकिंग हायरार्की में रहे, देखिए आप 2010 ऑनवर्ड्स क्लेम आने शुरू हो गए थे कि Mark 2 उड़ जाएगा। हमारे खुद के एयरफोर्स चीफ ने जो ACM अरूफ राहा थे, उन्होंने अपनी एयरफोर्स डे वाली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई 2018-19 तक तो Mark 2 रेडी रहेगा और 2021 तक तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में आने लग जाएगा। आज हम 26 में बैठे हैं। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट के मन में ये एक्सपेक्टेशन रही होगी कि भाई वी आर ऑन दी एज, ऑलमोस्ट देयर, पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो 36 ले लेते हैं ताकि इमीडिएट नीड्स मीट हो जाएं और बाकी फिर हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फिल करेंगे। मतलब ये कारण क्या है कि हम एयर फ्रेम ज़्यादातर वही है ना, और सारी चीज़ें, इंजन तो हम वैसे भी बाहर से ले रहे हैं, राइट? जी जी। तो हम वो चीज़ भी नहीं बना पा रहे हैं कि दिक्कत कहाँ पे है फिर? ये देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके। सो पहले उसके 3-4 मेन कंपोनेंट है। एक तो एयर फ्रेम, उसमें हमने कंपोजिट्स यूज़ किए हैं और बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की है। पोखरण टेस्ट के बाद से बाहर से मदद मिलनी बंद हो गई थी, तो जो एयर फ्रेम पर से है वो लार्जली हमने खुद ही दिमाग लगा करके ट्रायल एंड एरर से बनाया है और आज की डेट में उसकी डिज़ाइन एंड फिनिश भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, दूसरा रह गया, हमने इज़राइल से कुछ कंपोनेंट लिए, हमने US से कुछ कंपोनेंट लिए, फ्रांस से कुछ लिए, इधर से कुछ लिए, कुछ अपने लगाए, उन सबको इंटीग्रेट करना, उसमें भी हमारी काफ़ी सक्सेस रही है। नेक्स्ट रहे हैं, एक जहाज़ को, जो मॉडर्न फाइटर को केयर फ्री हैंडलिंग के लिए फ्लाई बाय वायर बनाया जाता है, बाय डिज़ाइन अनस्टेबल है कि उससे जो डिमांड करो डिलीवर करे, और उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक सेट ऑफ कंट्रोल लॉज होता है, वो भी कोई शेयर नहीं करता किसी से, बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो भी हमने खुद किया, तो वो भी एक हमारी बड़ी सक्सेस रही। फेलियर जो हमारा मेन रहा वो रहा इंजन। हम इंजन खुद का नहीं बना पाए, वरना ठीक है, मैं मान लेता हूँ इंजन का हमको सबको पता है कि भाई वो नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, किसी भी कारण से उसको तो साइड रखते हैं। हाँ जी, लेकिन जो ये नंबर्स हैं, अगर वो हमने बाकी सब कुछ क्रैक कर लिया है तो हम 200 बॉडीज क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे हैं? देखिए, हम इसको ना थोड़ा नैरो डिग डीप करते हैं। Mark 1A का एग्जांपल लेते हैं। HAL के चीफ ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इनफैक्ट पिछले एरो इंडिया में उन्होंने 11 जहाज़ दिखाए थे कि भाई ये रेडी हैं, इंजन आते ही दे विल बी डिलीवर्ड। तो 5 इंजन आ चुके हैं, 5 एयरक्राफ्ट में वो इंजन लग के उड़ भी रहे हैं, लेकिन वो Mark 1A उस स्टेज पे नहीं आया है कि वो कस्टमर क्लाइंट जो एयरफोर्स है उसको ऑफ़र भी कर सके कि भाई हमारी तरफ से रेडी है, आप इसको
टेस्ट ड्राइव या आपके जो टेस्ट पॉइंट है वो करके देख लो। क्यों? अगेन ये क्लासिफाइड है, जो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो ओपन सोर्स में है। एक तो जो वेपन रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन है उसमें अभी भी गैप्स हैं। तो उन गैप्स के साथ वो उतना कैपेबल जहाज नहीं रहेगा। कुछ सेफ्टी क्रिटिकल फीचर हैं ऑटो पायलट से रिलेटेड, हाइट रिकवरी वगैरह, वो एयरफोर्स ने कहा है कि ठीक है देखते हैं, आप ऐड कर देना। बट एयरफोर्स को हमेशा वो 2016 के 3940 सीरियल नंबर तेजस मार्क 1 याद आते हैं कि चल ने कहा था आप ले लो, 2 से 3 महीने में कर देंगे। वो 16 से 26 हो गया है, वो जहाज भी अभी यूं के यूं खड़े हैं, वो 2 से 3 महीने नहीं हुए हैं। अच्छा। तो इसलिए एयरफोर्स डिफेंस सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा था एयरफोर्स इज बॉल्किंग एट एक्सेप्टिंग देम। तो वो जो झिझक है वायुसेना की वो यूं ही है कि यार कि HAL कहता है 2 से 3 महीने में कर देंगे, फिर करेंगे नहीं। तो हमने कहा एक काम करो, आप 2 से 3 महीने आप ले ही लो, आप पहले पूरा सिस्टम फिट कर दो, हम फिर ले लेंगे। अभी कल परसों एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ वाया मीडिया निकाला है बीच का रास्ता कि कुछ अभी कर देंगे, कुछ बाद में होते रहेंगे। लेकिन इसमें ये भी बात आती है कि बहुत जो क्रिटिक्स हैं एयरफोर्स के, जो लीडर्स हैं उनके, वो कहते हैं कि भाई जब भी आप फ़ौरन आपको इंपोर्ट करना होता है तो आप कोई ये सब चीज़ें नहीं देखते हो कि रेडी है या नहीं है, इसमें ये कमी है वो कमी है, आप हर चीज़ एक्सेप्ट कर देते हो। रफ़ाल में जो भी है थोड़ी बहुत कमी इधर उधर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तेजस में कमी है तो आप 25 कमियाँ और निकालते हो कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो जब तक वो फुल्ली रेडी नहीं हो जाता। बल्कि जब को आप इंपोर्ट करना हो तो आपको नहीं चाहिए कि वो फुल्ली उन सब चीज़ों पे, कैपेबिलिटीज़ पे। ये क्रिटिसिज्म ठीक है या गलत है? ये नो, ये क्रिटिसिज्म आपने सही बोला, बहुत होता है एंड इट इज़ नॉट एंटायरली विदाउट मेरिट। क्योंकि जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि कंपेयर करते हैं, अब LCA Mark 1 है और रफ़ेल की ISP इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का कंपैरिजन करते हैं कि भाई रफ़ेल के टाइम पे तो आपने कुछ कहा नहीं, उन्होंने भी अपना टाइम लिया। और LCA की जब बात करते हैं तो आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। नॉट एंटायरली विदाउट मेरिट, बट इसके कुछ फैक्ट हैं जो अलग हैं विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। 2016 में गवर्नमेंट ने G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटेंट दिखाई, फिर उसके कुछ स्टेप होते हैं, MOU साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें लिखा था कि 2019 से मिलने शुरू हो जाएंगे और 2022-23 तक पूरे 36 डिलीवर हो जाएंगे। और उसी कॉन्ट्रैक्ट में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का, तकरीबन 1.3 to 1.8 बिलियन, उसके 2 फिगर आते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू कॉल इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट। तो रफ़ाल ने कहा भाई ठीक है, 2019 में जहाज बनना शुरू होगा, हम साथ साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ऐड करके 22 तक सारी डिलीवर कर देंगे। तो वो एक्चुअली 22 तक जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, सिर्फ 6 महीने का डिले था, वो सारी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट डिलीवर हुई हैं। उसमें एक पेनल्टी क्लॉज था अप टू 5% का, वो हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ कमिटमेंट हमारी तरफ से भी टाइम पे पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। फ्रांस ने कहा था कि आपको अपना जो इक्विपमेंट लगाना है, कुछ इक्विपमेंट उसमें से ISE में हमें देना था। जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेड साइट है तो इसराइल से ख़रीद के हमें देना था उनको, तो हमें किट देनी थी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, किट हमें देनी थी, हमें 2 जहाज अवेलेबल कराने थे और हमें उन ISEs के लगाने के उनको पैसे देने थे। तो पेमेंट में थोड़ा सा डिले हुआ था, थोड़ा सा डिले किट देने में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने डेट साइन की थी उसके विदिन 6 मंथ वो सारा डिलीवर कर दिया था। सो इन दैट सेंस जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर कर दिया था। बट मैं आपको वही फिर से ये स्क्रीन रेफ़र करना चाहूँगा। देखिए क्या कब से Mark 1A Mark 2 प्रॉमिस हो रखा है, वो डिलीवर नहीं हुआ है। LCA Mark 1 FOC वर्जन जो था उसके लास्ट 2 एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सो इन दैट सेंस एयरफोर्स को ये लगता है कि HAL जो प्रॉमिस करेगा वो डिलीवर नहीं करेगा जब तक हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें कि भाई आप पूरा फिट कर दो, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एयरफोर्स का व्यू रहा है। हम कहते हैं कि भाई 114 नहीं, हम 250 करते हैं ऑर्डर। ओके ठीक है, $10 बिलियन मतलब 4 बिलियन, अभी तो कितना 40 है, तो $100 बिलियन ले लो। ओके ठीक है, सोर्स कोड दो तो वर्थ इट होगा। देखिए सोर्स कोड के ना 2 आर्ग्यूमेंट हैं, मैं क्विकली करता हूँ वरना हम सोर्स कोड में ही उलझ जाएंगे। Su-30 के साथ सोर्स कोड मिला था, क्या किया हमने, MiG-21, MiG-23, MiG-27
इतना सारा हमने बनाया, बाइसन बेस अपग्रेड भी किया था, वो भी सोर्स कोड के साथ था। वो इतने सारे सोर्स कोड लेकर के बैठे रहे हम, वो उसकी कितनी एडवांटेज हम डोमेस्टिक प्रोग्राम में कर पाए। दूसरा, हम हर बार कोई इंटरनेशनल एयर शो में जब तेजस जाता है तो आता है कि फलां कंट्री इंटरेस्टेड है, ये 6 जहाज खरीदेंगे, 8 खरीदेंगे, 16 खरीदेंगे। हम अपना सोर्स कोड दे देंगे, कोई भी सेलर सोर्स कोड नहीं देगा, बिकॉज आप सेलर के हिसाब से सोचो, IP ही दे दिया तो उसके पास क्या बचा? नहीं, इसलिए तो वो इतना बड़ा डील हो रहा है ना कि मतलब $100 बिलियन। तो आपका जो दूसरा एग्जाम्पल था कि अगर हम फ्रांस से पूछें व्हाट इज दैट नंबर, कि इतने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हम कर दें तो आप हमसे सोर्स कोड शेयर कर देंगे, तो वो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन है। मतलब कि आई एम श्योर इफ द कोई तो नंबर होगा, देयर विल बी ए नंबर जिसमें फ्रांस कहेगा भाई कि मैं तो इसका कंस्ट्रक्शन ही आपके देश में ही करता हूँ ना, मैन पावर भी चीप है, इलेक्ट्रिसिटी भी चीप है, लैंड भी चीप है, और मतलब फ्रांस विल बी हैप्पी टू मेक देम हेयर। एक टाइम पे उन्होंने पूरी मिराज 2000 की लाइन यहाँ शिफ्ट करने का ऑफर दिया था। उस लाइन अगर वो शिफ्ट होती तो साथ में सोर्स कोड भी आता। लेकिन सोर्स कोड मेरे हिसाब से रेड हेरिंग है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। आज की डेट पे हम कोई भी नया अस्त्रा डेवलप कर रहे हैं, गांडीवा डेवलप कर रहे हैं, गौरव, गौतम, रुद्रम, नाना प्रकार के वेपन हम डेवलप कर रहे हैं। इनमें से किसी भी वेपन सिस्टम को अगर हम रफेल पे इंटीग्रेट करना चाहेंगे, वो होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हमको बार बार फ्रांस के इंजीनियर्स और उनके पास नहीं जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए? देखो, जाना इम्प्लाइज कि जैसे मैं टिकट लेकर के पेरिस जा रहा हूँ और को मैं आई कम इन सर कर, वो उनकी एक FSR टीम हर बेस में अवेलेबल रहती है। वो एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो करते हैं, वो इट इज़ नॉट सच ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस पर से। बस उसमें एक ही स्टिकिंग पॉइंट है, पैसा। वो हर बार इंटीग्रेट करने के पैसे लेगा और इंटीग्रेशन फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। यहाँ हम क्या ट्राई कर रहे हैं, मार्क 1A में वो एक एल्टा रेडार है, इजरायली EW सिस्टम है, उसमें फ्रेट्रीसाइड हो रहा है। वो रेडार EW सिस्टम को जैम कर रहा है, EW सिस्टम रेडार को जैम कर रहा है। वो आपस में एक दूसरे से ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे वेपन ठीक से फायर नहीं हो पा रहे हैं। तो द रिस्क ऑफ फेलियर भी सोर्स कोड ओनर ने ली है। तो बेस्ट केस सिनेरियो, यस, होना चाहिए सोर्स कोड हमारे पास, मगर सोर्स कोड नहीं होने से हमारी कोई गाड़ी रुक नहीं रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, गाड़ी इसलिए रुक रही है ना कि अब 114 है। हाँ जी, ठीक है, अगर हमको इनको 500 बनाना है जी, तो कैसे बनाएंगे? उसका पैसा फिर अभी जैसे 500 नहीं बनाएंगे यार। अभी तो एज ऑन डेट जब हम बैठे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि भाई हम 500, 300, 400 जो भी है वो LCA Mark 1A, Mark 2 और M का बनाएंगे। वो तो बन रहा, दिख रहा है बहुत अच्छे से। हाँ जी, हाँ। तो जब तक उसमें हम बिल्कुल ही हथियार ही ना डाल दें कावेरी की टाइप के, भाई अब नहीं हो रहा, जब तक तो हमें यही ट्राई करना है ना। तो आई थिंक 114। अच्छा, बाय द वे मैं रफेल डील पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डील हुई नहीं है अभी सिर्फ इंटेंट है, और मेरे हिसाब से 4 बड़े हर्डल हैं। पहला है कि 3 कंटेंडर डाउन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। वो किसने सेलेक्ट किए हैं? अभी इंडियन MOD ने किए हैं। लेकिन इन तीनों में से कौन दासो का पार्टनर बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? MOD डिसाइड करेगी, इंडियन MOD करेगी, या दासो करेगा? बिकॉज MOD ने सेलेक्ट करके ABC में से C को दे दिया, एंड दासो कहेगा मैंने इनके कैपेसिटी और वो प्लांट वगैरह इंस्पेक्ट किए हैं, इनकी बस की बात नहीं है। कौन कौन है ये 3? टाटा, भारत फोर्ज और वो LNT है। हाँ, सो एक स्टिकिंग पॉइंट वो रहेगा। दूसरा स्टिकिंग पॉइंट रहेगा कि हमारी तरफ से अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि हमें कितना इंडियन लोकल कंटेंट चाहिए उसमें। डिफेंस सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम वी लुकिंग एट 40, 50, पॉसिबली गोइंग टू 60। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम 60, 70 और हम चाहेंगे कि रफेल के वेपन भी यहाँ बने। तो ये नंबर 40, 50, 60 वेपन भी यहाँ बने, ये सब एस्पिरेशनल स्टेटमेंट हैं, हमारी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन ये डील में नहीं है। तो कितना कंटेंट लोकल होगा वो भी एक स्टिकिंग पॉइंट है। थर्ड, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से 2001, 2003 वाली डील नहीं हुई थी, दासो ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि HAL जो रफेल बनाएगा उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा। लेनी भी नहीं चाहिए, जब वो चीज़ बनाई नहीं रहा तो उसकी वजह से डील नहीं आगे बढ़ी। फिर बाद में वो फाइनेंस का भी आर्ग्यूमेंट आ गया, मिस्टर एंथनी ने कहा भाई पैसे भी नहीं है अब तो। हाँ, और लास्ट वो रहेगा कॉस्ट, $40 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये तो अभी स्टिकर प्राइस है, इस पर CNC होनी है, कॉस्ट नेगोशिएशन होनी है कि भाई जो कंटेंट यहाँ बनेगा उसका खर्चा कम कर दो, और ये हथियार जो हम लगा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन के आप पैसे कम लो,
वो CNC एक बने। तो मेरे हिसाब से ये 4 हर्डल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी ये डील कंक्लूड हो पाएगी। तो मतलब 2026-2027 मार्च के बाद ये मेरी रीडिंग है। अगर हुई तो 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं होने की उम्मीद है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके अकॉर्डिंग। देखिए मैं एज ए कहना एक्सपर्ट कह लो या विशेषज्ञ कह लो, ये मेरी रीडिंग है कि इसका जो विंडो है ये Q4 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक है, क्योंकि अगर थोड़ा और डिले हो गया तो हम इलेक्शन साइकिल के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और कोई भी सरकार बिग टिकट डिफेंस परचेजेस इलेक्शन साइकिल में नहीं करती है। तो वही वंस अगेन कि ये 114 हुआ नहीं है। हो सकता है सरकार बहुत तेज़ी से मूव करे, इसको पूरा G2G फॉर्म दे दे जिसमें प्रोसेसेस काफ़ी छोटे हो जाते हैं और ये थोड़ा जल्दी हो जाए। 2027-28 में होगा तो फिर ये क्या 2040 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इतने हमारे पास आएंगे? 3 साल बाद वो डिलीवरी शुरू कर देंगे। हाँ। और 6 से 8 साल में ये नंबर पूरा मीट हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लो ये 30 की 30 रह गई भगवान की दया से। हाँ जी। 2040 में अगर LCA नहीं आता है, जो आएगा आई एम श्योर मार्क 1 हाँ, तो Mark 2। अब यहाँ पे बात करते हैं LCA मार्क 1 मार्क 2 ये क्या चीज़ें हैं। अब इनके ये अगर सवाल है तो जो मतलब क्वेश्चन क्या है फिर? अगर LCA इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर एड्रेसिंग? द क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड डिसाइड कि भाई भारतीय वायुसेना की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। और आज का डिस्कशन तो हम बहुत नैरो कर रहे हैं, सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। देखिए युद्ध वो के उस लिए पे तो आएंगे दूसरे वाले पे रिफ्यूलर्स भी चाहिए, टैंकर्स भी चाहिए, एवैक्स भी चाहिए, ग्राउंड रेडार्स भी चाहिए, बहुत नाना प्रकार का असला चाहिए। फिर सिर्फ बट आज हम फैंसी टॉयज पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम वी आर डिगिंग डीप ओनली ऑन दिस वन सब्जेक्ट। तो सरकार ने डिसाइड किया था कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। 62 वॉर में एयरफोर्स को सिर्फ सपोर्ट रोल में यूज़ किया था। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने जितना दमखम लगा सकते थे लगाया था, सप्लाईज और इवैक्यूएशन एंड ट्रुप्स को मदद पहुँचाने में। फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट को लगता था कि अगर हमने फाइटर यूज़ किए चाइना भी करेगा और हम फिर हमारा हाथ नीचे है। उस वॉर के बाद फिर एक टीम बिठाई गई जिसमें मिस्टर JRD टाटा, द डॉयन ऑफ इंडियन एविएशन, उनको चेयर किया गया। और उसमें DRDO के मेंबर्स, HAL के मेंबर्स, एयरफोर्स के मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेंबर्स थे उनकी चेयरमैनशिप में। उनसे पूछा भाई कितने फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए एयरफोर्स के पास। तो उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो अभी आर्काइव में अवेलेबल है, उन्होंने कहा था 65। अच्छा, उस टाइम पे? हाँ जी। लेकिन फिर जो फाइनल सबमिट किया उसमें वो 42, एक्चुअली 40 + 2.5 वाज सम स्क्वाड्रन विद एडिशनल ट्रेनिंग रोल भी रहेगा करके 42.5 पे वो नंबर रहा। वो रिपोर्ट अवेलेबल है, तो उसका जो प्रॉपर गवर्नमेंट सैंक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। बट हम 42.5 एक नंबर इन दी सैंड हो गया है, तो वो आर्टिकल ऑफ फेथ है कि भाई इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए 65 में। और अभी एक मैंने आपको मेंशन किया था फर्स्ट हाफ ऑफ इंटरव्यू में, ग्लाइड पाथ टू IAF कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करके एक नई स्टडी हुई है जिसमें वाइस चीफ थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे और बहुत मेंबर्स थे। उसका भी नंबर रिवील नहीं है, क्लासिफाइड है, बट सुनने में आया वो 60 to 65 वो सेम नंबर है। तो अगर सरकार डिसाइड करती है कि इतने फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेट्स से चलो 42 ही होने चाहिए, 42.5 ही होने चाहिए, तो वो नंबर तो देने पड़ेंगे ना फौज को। फिर अगर आप चाहें कि फ़ौज अपना पूरा काम करे, दमखम से करे, तो उसको कैपेबिलिटी एज वेल एज कैपेसिटी तो देनी पड़ेगी ना आपको, वो नंबर्स देने पड़ेंगे। सो दिस इज दैट इज़ द क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट, और वो आंसर LCA मार्क 1, 1A, 2 एंड M का रहेंगे। तो अब क्या मार्क 1 कहाँ पे फिट बैठता है जो आज की वॉरफेयर है? देखिए मार्क 1 जो उड़ रहा है वो स्पाइरल डेवलपमेंट में बिल्डिंग ब्लॉक था। हाँ, ठीक है। जैसे जैसे एस्त्रा डेवलप होती जाएगी या हमारे जो डोमेस्टिक स्टैंड ऑफ रेंजेस के एयर टू सरफेस डिलीवर्ड वेपन डेवलप होते जाएंगे, वो उस पर इंटीग्रेट होंगे तो उसका वो रोल रहेगा। बट इफ द क्वेश्चन इज कैन इट होल्ड आउट अगेंस्ट ऑन इट्स ओन अगेंस्ट ए J-10C, द आंसर इज नो। लेकिन वो अकेला नहीं होगा ना मार्क 1। मार्क 1A और कैपेबिलिटीज़ के साथ आ रहा है, तकरीबन 200 के आसपास मार्क 1A आएंगे। फिर मार्क 2 रफेल के बराबर माना जा रहा है एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, M का 5th जनरेशन आएगा, तो धीरे धीरे करके कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होता रहेगा। तो ये कितना हमारा प्लान है मार्क 1 बनाने का, 1A बनाने का, 2 बनाने का? कितना ऑर्डर जो है वो हमारे होने चाहिए? मान लीजिए 2040 का अगर हम इवेंचुअल सिनेरियो देखते हैं, बेस्ट केस।
देखिए ऑर्डर्स के ऊपर भी ना बड़ा डिस्प्यूट रहता है, डिस्प्यूट का डिसएग्रीमेंट रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहता है कि एयरफोर्स 40 जहाज़ का ऑर्डर दे के एक्सपेक्ट करती है कि सारी चीज़ें आ जाएंगी, 400 जहाज़ का ऑर्डर दो, 800 जहाज़ का ऑर्डर दो। पहली बात तो ऑर्डर्स जो ये हैं एयरफोर्स नहीं देती है, एयरफोर्स एमओडी को प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट देती है अपनी कि ये मेरा स्केल है, इतनी डेफिशिएंसीज है। ऑर्डर सारे एमओडी देती है और ऑर्डर्स ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट होते हैं, जितना बजट है उसी के हिसाब से देंगे ना। तो अगर मार्क 1 है कि एज ऑन डेट 183 के आसपास ऑर्डर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं हो सकते। अगर ये जहाज़ अच्छा निकला तो और भी ऑर्डर होंगे, लेकिन ये बनते बनते डिले हो गई और मार्क 2 आना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे थोड़ा बेटर वर्जन मिले, बिकॉज एनिमीज आर नॉट वेटिंग फॉर अस। उनकी तो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कितने ऑर्डर होंगे वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप दे पा रहे हो, और दूसरा मेरा थ्रेट कहाँ पर है। आज की डेट में अगर एलसीए कहती है मार्क 1 दे देंगे, जो 40 आपको दे चुके हैं, 100 और ले लो, लेकिन आपने देखा ना दूसरी साइड पे तो बहुत आगे जा चुके हैं। अब खाली मार्क 1 का क्या करूँगा, मार्क 1 का क्या करूँगा मैं? मुझे तो मार्क 2 चाहिए आज की डेट में, मुझे तो एम का चाहिए। एक बड़ा गैप है हमारी पूरी कैपेबिलिटी में, हमारे पास कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो ठीक है, रफेल आएगा, रफेल अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दिक्कत क्या है? क्या पैसे की दिक्कत है, टैलेंट की दिक्कत है, या जो HAL का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी दिक्कत है? क्योंकि अगर पैसे की दिक्कत है तो भाई $40 बिलियन आप रफाल को क्यों दे रहे हो? आप अपने पैसे यहाँ पे लगाओ। इंडियन एयरफोर्स बोले कि भाई HAL को दो पैसा। नहीं, एयरफोर्स नहीं बोलेगी ये, लेकिन एमओडी बोल सकती है। चलो जो मोदी जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है आपने, सरकार बोल सकती है। तो क्या पैसे की तो दिक्कत नहीं होगी? ऑब्वियसली सरकार, एंड ऑफ द डे ये पैसा किसका है? ये नागरिक का है ना। सिटीजन्स पे टैक्सेस विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई मैं इसको कहाँ पे खर्च करना चाहूँगा। सरकार बिल्कुल बोल सकती है कि एयरफोर्स को MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, लेकिन वो MRFA मार्क 2 होगा, वो रफाल नहीं होगा। बिल्कुल बोल सकती है, डिसीजन हमने ले लिया है, बिल्कुल। अब या तो ये होगा या नहीं होगा। ऐसे ही लड़ेंगे, अगर कुछ हारना है तो हार जाएंगे लड़ाई में। सीधी सी बात है। वो सरकार का कॉल है, उसमें पॉलिटिकल रिस्क है। उसके लिए सरकार को इतना कॉन्फिडेंस अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे होना चाहिए। नहीं है जो ऑब्वियसली, बट क्यों नहीं है? मुझे वो समझना है कि कहाँ दिक्कत है ये। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर कह देते एयरफोर्स को, देखिए आप थोड़ा रुकिए, हमारे खुद के जहाज आ रहे हैं, आप उन्हीं को इम्प्रूव कीजिए, उन्हीं से लड़िए। तो गैप कहाँ आ रहा है? देखिए सेम 60s में आफ्टर द चाइना वॉर HF-24 मारूत करके एक जेट फाइटर इंडिया में बना था, उसका इंजन बाहर से आया था। सेम स्टोरी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू फ्लाई ए फाइटर जेट ऑफ इट्स ओन। हमने अर्ली स्टार्ट ली। चाइना के पास उस टाइम पे फाइटर जेट खुद के बनाए हुए नहीं थे। वो तो नेहरू जी वो नाजी साइंटिस्ट को लेके आए थे, जो भी लेकर के आए थे, वो जर्मनी के थे। तो इंजन वाज द अनडूइंग ऑफ HF-24 मारूत, और मुझे लग रहा है LCA में भी इंजन विल बी द अनडूइंग ऑफ दिस प्रोग्राम। अच्छा, सो एक जो आप पूछ रहे हो ना गैप्स कहाँ हैं, एक तो सबसे बड़ा गैप जो मुझे दिखता है वो एक इंजन का है कि हमें या तो फुल स्ट्रेंथ कावेरी पे काम कर लें, और अगर रियलाइज़ हो गया कि भाई कावेरी जितना हो सकता था हो गया, इसने जितनी लर्निंग हमें देनी थी दे दी, वो इसको एब्जॉर्ब कर लो, और अब एक JV करो, जॉइंट वेंचर करो किसी ऐसे पार्टनर के साथ जो हमें हॉट सेक्शन, जो हम जहाँ हम अटके हुए हैं फाइनली मेटलर्जी में, जहाँ हम अटके हुए हैं, एक JV करो एक पार्टनर के साथ, जो रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लिखा था ना कि रॉल्स रॉयस और सैफरन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। उनके साथ मिलके एक अपना इंजन बना लो जिसपे अपना पूरा सॉवरेन कंट्रोल हो। तो अगर इंजन, इस पूरे गैमेट में इंजन एक मिसिंग लिंक है, अगर वो इंजन हो गया तो रडार, वेपन और EW सूट तो अपना डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें इन हाउस कर पाएंगे और फिर सिर्फ इंटीग्रेशन का इशू रह जाएगा। अगर सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये डिलीवर कर देगी, तो मेरे हिसाब से सरकार $40 बिलियन बाहर खर्च नहीं करती। बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है। वाई वुड ए पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज इटसेल्फ कि ये देखो भारत का पैसा बाहर भेज रहे हैं, मजबूरी में भेज रहे हैं। अगर हाफ कॉन्फिडेंस भी होता उनको तो नहीं होती। मैं एग्री करता हूँ, $40 बिलियन इज ए बिग अमाउंट। कावेरी पे मुश्किल से $300-400 मिलियन खर्च हुआ है। मिलियन, हाँ जी, आप कंपेयर कीजिए तो या इससे बिग बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो सरकार को खून का घूंट इसलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एयरफोर्स को तो नहीं है, वो हमारी लीडरशिप के स्टेटमेंट्स में जाहिर होता रहता है, लेकिन एयरफोर्स MOD को रिपोर्ट करता है, HAL DRDO MOD को रिपोर्ट करते हैं। तो MOD नोज एवरीथिंग ना। फाइनली कॉल तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी मिनिस्टर का ही है,
बिकॉज ही इज़ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग देयर ना, ही इज सपोज टू मीडिएट, सॉर्ट आउट इश्यूज। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि स्टोरी रही है ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी की। वो ठीक है, समझ गया मैं जी। बट हमारे पास तो साइंटिस्ट जो हैं, क्वालिटी उसकी भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और फिर पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जब हम $40 बिलियन की चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं तो पैसा भी बहुत है हमारे पास, है ना, और टैलेंट भी बहुत है जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और पैसा भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारा अपना, है ना। तो दोनों की कोई कमी नहीं है, तो कमी है कहाँ? तो बेसिकली सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, लेकिन हमारा जो अगर मैं इसको मील से कंपेयर करूं तो सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट, बिल्कुल वेजिटेबल्स, मीट वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमारी डिश नहीं बन पा रही। तो सिंपल, शेफ़ ठीक नहीं है। तो हमारी जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर हम उसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है, HAL जिस तरीके से ऑपरेट करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट HAL, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड चूज किया, इंसेंटिव। हमारे DPSU स्ट्रक्चर में लेथार्जी का, लेजीनेस का, स्टूपिडिटी का कोई डिसइंसेंटिव नहीं है। आपकी प्रमोशन नहीं होगी, फाइन, और या प्रमोशन स्लो होगी, लेकिन आपको 31 को, लास्ट वर्किंग डे को तनख्वाह मिलती रहेगी, 60 साल तक आप काम करोगे। ऑन दी अदर हैंड, कोई बहुत ब्राइट साइंटिस्ट हो जो एकदम कटिंग एज टेक ला सकता है, उसको पॉजिटिव इंसेंटिव भी नहीं है। वो लाइन में लगेगा, जब उसके सीनियर का प्रमोशन होगा तो उसका नंबर आएगा, उसी सीक्वेंस में उसका। तो जो इंसेंटिव है ऑफ ब्रिलियंस और स्टूपिडिटी, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से इशू रहा है। वो टाइम अलग था जब 40s में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड करके HAL शुरू हुआ था, बाद में AIL, HAL और AMD को मिला करके 64 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना। वो टाइम अलग था। अगर इनको बोइंग से, लॉकहीड मार्टिन से compete करना है तो इनको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन करना पड़ेगा। हायर द बेस्ट टैलेंट, गिव देम द मार्केट सैलरी, फायर देम इफ दे डोंट डिलीवर। लेकिन आप HAL में हायरिंग तो कर पा सकते हो, फायरिंग नहीं हो सकती। तो फिर ये सब तो प्राइवेट जो हमारे सेक्टर की कंपनीज हैं, टाटा हो गई, L&T हो गई, और अदानी भी आ गया अब तो ये क्यों नहीं कर पा रहे कुछ भी? देखो, प्राइवेट सेक्टर ने अभी तक क्या डिलीवर किया? अडानी ने जो किया, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर गिरी। वो इजराइल से ड्रोन लेके उसका नाम बदल करके, दृष्टि रख करके वो डिलीवर कर दिया। उसमें तो उन्होंने डिले नहीं किया है। हमारे यहाँ तो सरकारी जो DPSU हैं, वो स्क्रू ड्राइवर गिरी, आई एम सॉरी ये वर्ड यूज़ हो रहा है, उसमें भी डिले करते हैं। टाटा का एयरबस गवर्नमेंट के थ्रू C295 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो C295 प्रोग्राम ऑन शेड्यूल चल रहा है, बिल्कुल टाइम पे पहला जहाज़ डिलीवर कर देंगे वो। तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने कहा है कि एक तो पहली बात, बहुत इंफ्रा, अगर आप HAL टाइप कोई एक प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ा करना चाहोगे तो $30 से $40 बिलियन तो इंफ्रा बनाने में ही लग जाएगा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री कहती है, भाई मैं इंफ्रा लगा भी दूं, मुझे एश्योरेंस कहाँ है कि इतने ऑर्डर्स मेरे पास आ पाएंगे। तो एक तो प्राइवेट का, HAL का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्यों नहीं बांट देते? सो दैट इज़ वन। मेरा ओपिनियन ये है कि HAL को सरकार ने कोशिश की, बट फॉर यूनियंस के अपोजिशन के कारण, पॉलिटिकल रिस्क के कारण वो कॉर्पोरेटाइज करके ही रह गए। इसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसको प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। देयर इज़ ए नीड कि धीरे धीरे HAL को हम कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह ऑपरेट करें, ब्रिलियंस का इंसेंटिव हो, स्टूपिडिटी की पेनल्टी हो, तो होप है। बिकॉज इंफ्रा देखिए, इंफ्रा HAL का, DRDO का इंफ्रा बहुत बड़ा है, लेकिन रेदर टू बिग है। they become, they're drowning in their own weight। तो फैट हटाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए। और मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा, जो पहले था भी, टिल 70s एयरफोर्स के एक ऑफिसर HAL को हेड करते थे। तो आई थिंक अभी गवर्नमेंट को फिर से एक सर्विंग 2 स्टार या 3 स्टार को HAL का CMD बनाना चाहिए, और हर सर्विस से एक 1 स्टार रैंक ऑफिसर उसमें रहना चाहिए, ताकि यूज़र rather than becoming a client, Air Force rather than becoming a user and a client becomes a stakeholder in the success of the program। मतलब अगर मैं सारे आर्ग्यूमेंट्स देखता हूँ, हाँ जी, कि भाई पैसा तो है, लेकिन एक बात आती है कि IAF जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर वो कहता है कि भाई HAL को मेरे को ये चाहिए, और वो मतलब ब्रोशर, जो बेस्ट ऑफ ब्रोशर क्लेम्स है बेसिकली, उसको 10 ऐसी ब्रिलियंट चीज़ें हो गई जो किसी भी एक प्लेन में नहीं है, और वो IAF कहता है कि भाई मेरे को तुमसे चाहिए HAL से,
तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आईएएफ को पैसा दे दिया जाए और वो जितने ब्रिलियंट साइंटिस्ट उनको हायर करने हैं, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर उनको देना है, $40 बिलियन उनको दे दो, और फिर भाई कुछ मांगो मत हमसे, ठीक है? ये मत बोलो कि इंपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है। आप जिसको हायर करना है हायर करो, आपके पास आरक्षण का कोई, इंडियन एयरफोर्स में कोई आरक्षण नहीं लगता है, तो आप वो भी करो। आपको जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर देना है वो करो। 40 बिलियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 बिलियन से शुरू करो। तो ये क्यों नहीं करते भाई? आईएएफ के चीफ बोले कि भाई हाँ ठीक है, हम एक डिवीज़न बनाएंगे एयरफोर्स में, और हम यंग लोगों को लेके आएंगे, उसमें हम इंजन भी बनाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का एक अलग विंग बनाएंगे। $10 बिलियन दे दो, हमको नहीं चाहिए $40 बिलियन। तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई उस डिसिप्लिन में जो एयरफोर्स में है, जो आर्म फोर्सेस में है, वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके? जो आपको चाहिए फिर आप डिमांड करो उनसे, जो आपके इंजीनियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। अरे जनरल नरवणे की किताब आई ना, जिसमें उन्होंने हॉट पोटैटो एक वर्ड यूज़ किया है। आपने बहुत सारे हॉट पोटैटोज मेरे लैप में डाल दिए हैं, तो उनको एक एक करके पील करते हैं। पहला तो आपने बोला ना कि QRs अनरियलिस्टिक हैं, उसको गोल्ड प्लेटिंग ऑफ QR बोलते हैं, कि आपने QRs ऐसे दे दी कि ये तो मार्वल कॉमिक्स के जहाज़ में ही मिलेगा। वो गलत बात है। QRs ऐसे नहीं बनते हैं। कई बार ऐसे होते हैं। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कई बार आपने देखा नहीं है, रोज तो ट्विटर पे लोग डालते हैं कि भाई इन्होंने ऐसी चीजें मांग ली। देखिए मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। यूज़र डायरेक्टरेट, पहली बात तो वी गो बैक टू एस्टेब्लिशमेंट टेबल, जो गैप है उसी का डिमांड करते हैं। जब होता है फिर वो पूछा जाता है उससे, ये लाइकली इंडक्शन डेट क्या है, उस टाइम तक टैग क्या रहेगी, उस टाइम तक थ्रेड क्या रहेगा। तो यूज़र डायरेक्टरेट बनाता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। उस स्टेज तक गोल्ड प्लेटिंग होती है। फाइनली ये डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ऑफिस में जाके ये सब चीज़ें वेट होती हैं कि ये रियलिस्टिक है या नहीं है। वो वेट होने के बाद फाइल वो MOD जाती है, और MOD उस फाइल को एक्सेप्ट करने से पहले ये फाइल DRDO भेजती है। उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या ये आप बना सकते हो? इफ़ द आंसर इज़ येस, द फाइल दैट इक्विपमेंट विल नेवर बी इम्पोर्टेड। वो एक नेगेटिव लिस्ट भी बनी हुई है। दूसरा, जो आजकल पिछले 8-10 साल से ही भी होना है, क्या ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं? उसमें DRDO के कमेंट आते हैं कि ये 2-3 चीज़ें आप पूछ रहे हो एक प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो पीलिंग बोलते हैं उसको, पीलिंग ऑफ QRs होती है, वो वापस एयर हेडक्वार्टर आती है, वो बैक एंड फोर्थ होता है, फिर जाके ASQR फाइनल होती है। तो मतलब अभी आप कह रहे हो कि पिछले 8-10 साल से ये चीजें बढ़िया हो चुकी है। गोल्ड प्लेटिंग ऑफ QRs वाला टाइम जा चुका है। ओके। दूसरा, आपने कहा कि एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा टेंट्रम जो एफोर्स करती रहती है, ये नहीं चाहिए खिलौना, मेरे को पसंद नहीं है, ये नहीं है, तो अपना ही खिलौना खुद बना। देखो, फौज का काम है लड़ाई करना। 1965 में, इफ़ आई एम राइट, जब सोवियत के साथ हमने एग्रीमेंट किया था MiG-21 बनाने का, तो एक AIL करके कंपनी बनी थी जो स्पेसिफिकली MiG-21 को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए बनी थी। उसमें एयरफोर्स का रोल था। उसी टाइम पे एक AMD करके भी बना था, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपोज, जो एवरो बनाने का काम था, उसमें भी एयरफोर्स का रोल था। और दोनों लिमिटेड रोल थे। और जब एयरफोर्स ने ये बोला कि अगर आप मेरी स्ट्रेंथ जो 1,28,000 के आसपास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ाओगे तो मैं ये एडिशनल काम नहीं कर पाऊँगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो लड़ाई झगड़े पे ही ध्यान रखो, ये काम जिसका है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाले करेंगे। तो अभी BRDs हैं एयरफोर्स में, बेस रिपेयर डिपोज। MiG-29 का एग्जांपल देता हूँ, जो MiG-29 है BRD में भी मेंटेन होता है और DPSUs भी मेंटेन करती हैं। तो उसमें BRD का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, बिकॉज डिसिप्लिन फौज है, वर्किंग आवर्स रिलेटेड नहीं है, कोई यूनियन बाजी नहीं है, यू कैन डिमांड मोर वर्क। Yes, in a very narrow sense, military can demand more efficiency because of discipline, because of the command structure. लेकिन मिलिट्रीज़ का रोल डेवलपमेंट नहीं है। जो सक्सेसफुल मॉडल हम देखें, हम US को देखें या चाइना को देखें, वहाँ सिविल और मिलिट्री का जो फ्यूजन है, जो डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्शन में है, वो एक बेटर फिट रहेगा रेदर देन। तो वो फ्यूजन किस तरीके का है? जैसे मान लीजिए F-35 बना US में, उन्होंने किस तरीके से वो रहता है, या कोई भी नया वेपन बनता है, F-35 इज जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, F-35 का एग्जांपल लेते हैं। हाँ। कि जब शूट आउट हुआ 5th जनरेशन का, 2-3 वर्जन में से एक वर्जन सेलेक्ट हुआ, उसी टाइम से प्रोग्राम डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्विस ऑफिसर्स, एंड उनको 5 से 10 साल का टेन्योर देते हैं। तो उसमें एक करियर रिस्क भी रहता है उस अफसर को कि भाई यू विल बी टाइप कास्टेड, कि अगर प्रोग्राम नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आप यहीं से ही रिटायर हो जाओगे,
या आप दूसरे और लुक्रेटिव रोल्स नहीं असाइन कर पाओगे। तो वही वाला मॉडल यहाँ पे भी ठीक रहेगा। जिस तरह LCA Mark 1A या Mark 2 या एमका के लिए अभी कोई आइडेंटिफाई करें अफसर जिसकी 8 से 10 साल की रेजिडुअल सर्विस है, उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जाए और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रखा जाए सर्विसेज और मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो क्लोजर इंटीग्रेशन, एंड वही इंटीग्रेशन हर लेवल पे रहे, शॉप फ्लोर लेवल तक रहे, इंटीग्रेट रहें, ताकि यूज़र फाइनली ऐसे ना कि रैपर खोल के बोले ये क्या मेरे को गिफ्ट दे दिया, मेरे को तो कुछ और चाहिए था। रेदर देन दैट वो हर स्टेज पे इन्वॉल्व रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एफोस ऑफिसर, सर्विंग एफोस ऑफिसर HL को लीड करता था, वो हटाया। फिर नंबर 2 पोजीशंस पे आए, वो हटाया। की पोजीशंस पे आए, वो हटाए। फाइनली जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया HL का, तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बोर्ड में एक सीट थी, 2-4 साल पहले उसको भी हटा दिया। तो आप कह रहे हो बढ़ाएं, बल्कि ये तो उल्टा हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो एक्चुअली अपील कर रही है सर्विसेज को HL से, और वो उसकी वजह से आप देख रहे हैं ना। फिर अगर एंड यूज़र को फाइनल प्रोडक्ट ही आप दिखाओगे कि ये लो जी बन गया, तो कहेगा ऐसे थोड़ी बनाना था। सो इन माय सजेशन और जो आपका रिकमेंडेशन भी है, ग्रेटर इंटीग्रेशन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, स्पेशली ये जो डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोटोटाइपिंग मिलिट्री इक्विपमेंट का है, ये बहुत बेहतर करना होगा। इसमें सरकार को पर्सनली इन्वॉल्व होके बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो तो दिख नहीं रहा, दूर दूर तो नहीं दिख रहा। और ना तो मुझे लग रहा है कि Mark 1A आएगा, Mark 2 आएगा, AMC तो भगवान भरोसे, सब छोड़ ही दो। मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि 10 साल बाद भी हम फिर 100-200 जेट्स का ऑर्डर दे रहे होंगे। कुछ ज़्यादा पैसा हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ थोड़ा बढ़ रहा है। तो ठीक है 114 की हो जाए, शायद 200 का दे दें अगली बार ऑर्डर। लेकिन हो यही रहा होगा। ग्रिम सिचुएशन नहीं है इसमें। आपने जब अपने इंट्रोडक्शन में एक कमेंट दिया था कि लुकिंग बियॉन्ड मैन्ड फाइटर्स, कि शायद सॉल्यूशन है कि वो सॉल्यूशन हमारे नहीं है ना। मतलब वो तो भगवान नहीं दे रहा है कि भाई ये इनका अपने आप ही रिडंडेंट हो गए। तो अच्छा हुआ हमने पैसे खर्च नहीं किए, भगवान ने जैसे कैट्स वॉरियर है या घातक है या वो उनका क्या स्टेटस है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री भी सेंस कर ले इस अपॉर्चुनिटी को कि भाई फाइटर एयरक्राफ्ट की लाइन बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन हम एक मीडियम वेट बॉम्बर बना दें जो 10 से 12 टन का हो और जो 4 से 5 टन का ऑर्डिनेंस डिलीवर कर पाए, उसमें कम खर्चा है और उसके अश्योर्ड ऑर्डर्स दिखेंगे आपको। अनमैन्ड प्लेटफॉर्म जिसकी जेट लाइक कैपेबिलिटी हैं, उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि अब फ्यूचर तो यही है। मैंड वाला तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कि वो जो एरा था कि भाई डॉग फाइट्स का और वो कैपेबिलिटीज़ दिखाने का, मैनूवर करने का, इवन रेडार का भी बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो कहाँ अब रेलिवेंट रह गया है। जब आप 400 किलोमीटर दूर से फायर कर रहे हो चीज़ों को, मिसाइल्स को डिलीवर कर रहे हो, पेलोड्स को, तो फिर उन सब चीज़ों की क्या जरूरत है। आप एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म से भी फायर कर सकते हो, तो उसको एक आइडियल हम उसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स में। जो आपने ओवर सिंप्लीफिकेशन किया है कि ये एयर वॉरफेयर बैडमिंटन मैच की तरह हो गया है, अपने अपने नेट की तरफ से आप करते रहो, जब मौका मिले स्मैश मार दो। हम 3 कंटेम्प्रेरी वॉर्स देखते हैं, एक रशिया यूक्रेन, एक अपना ऑपरेशन सिंदूर देख लो। रशिया यूक्रेन में एक साइड स्ट्रांग है, एक साइड वीक है, बहुत वीक है काफ़ी कंपैरेटिवली। हाँ, काफ़ी वीक है। इंडिया पाकिस्तान नियर पीयर कॉम्पिटिटर लगा लो। एंड दूसरा इजराइल ने जो ईरान के अगेंस्ट कैंपेन किया था, वो भी मतलब द कैपेबिलिटी गैप इज़ नॉट मच। आप तीनों में देखो, वो फाइटर वर्सेस फाइटर एंगेजमेंट क्लोज क्वार्टर्स में नहीं हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी 200-300 किलोमीटर की रेंज से वेपन्स एक्सचेंज हुए हैं। हमारा कॉन्टेक्स्ट भी अलग था, टेरिटरी क्रॉस नहीं की गई, पॉलिटिकल डायरेक्शंस भी थोड़े अलग थे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है रशियन एयरफोर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वो मैस्ड फॉर्मेशंस 40-50 जहाज कंपोजिट पैकेज ऐसा नहीं भेज रहे हैं। वो 2-2, 4-4 जहाज ही भेज रहे हैं या ड्रोन्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी व्हाट डू आई से फ्यूचर ऑफ एयर वॉरफेयर, कि आप मैन्ड एसेट को कम रिस्क में रखना चाहते हैं और वही इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट अगर आप गेरान और हेरॉन आपके ड्रोन्स कर पा रहे हैं, वो लार्ज ड्रोन फॉर्मेशन भेजते हैं नॉकिंग आउट यूक्रेनियन पावर ग्रिड्स, मैन फाइटर भी वही करते हैं। तो धीरे धीरे येस, वॉरफेयर इज़ गोइंग टुवर्ड्स लॉन्गर रेंजेस, ऑटोनमस एंड अनमैन्ड। सो 3-4 फेजेस आए हैं। अर्ली फेजेस जब
एयर टू एयर डॉग फाइट होती थी तो पायलट स्किल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जहाज मोरलेस एक जैसे थे। फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो प्लेटफॉर्म बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। मिराज 2000 वर्सेस मिग 21, इन ऑल लाइकलीहुड द मिराज 2000 वुड विन। ठीक है, सो पहले स्किल आई, फिर प्लेटफॉर्म आया, फिर आगे वेपन्स। even a JF-17, if it is a PL-17 class of missile, it will be able to launch it at a Rafale at a further distance. वो किस लिए हुआ? बिकॉज वो नेटवर्क है। सो सेलियंस ऑफ स्किल टू प्लेटफॉर्म टू वेपन टू नेटवर्क। और ये नेटवर्क पे आने के बाद अब वॉरफेयर कैसे चेंज होगी कि अगर नेटवर्क इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर तो हमें मैन प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए? हम आइज इन द स्पेस भी रख सकते हैं, हमें एवैक्स क्यों चाहिए? अगर मैं 24 घंटे सर्वेलेंस हैप जो हाई ऑल्टीट्यूड सोडो सैटेलाइट हैं उसे 24 घंटे सर्वेलेंस कर लूँ या एयर स्पेस मॉनिटर कर लूँ, वाई शुड आई हैव ए मैन एवैक्स एट ऑल? इफ़ मेरे को सिर्फ एयरबॉर्न होकर के 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर दूर एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवर करना है, मुझे टैंकर भी क्यों चाहिए? या चाहिए तो सिर्फ आइलैंड टेरिटरीज या सी बैटल के लिए चाहिए जो बहुत दूर जाना है मेरे को। वो भी तो ऊपर से डिलीवर हो सकता है। हाँ, तो धीरे धीरे करके जो स्पेस में जा रही है फाइट, लेजर वेपन्स और वो सब, हाँ, तो वो अनटेस्टेड हैं एज ऑन डेट। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की बात है ना। सरकार ने तो खुली बुक रखी हुई ना, कोई आए तो सही लेकर के प्रपोजल। जो इंडियन एयरफोर्स ने एक कंपेंडियम निकाला है, एक TPCR करके ट्राई सर्विसेज डॉक्यूमेंट आया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंडस्ट्री को दे दिया कि आप इनमें से जो भी कोई चीज़ बता सकते हो, ये फ़ोन नंबर है, ये ऑफिस है, कांटेक्ट करो। सरकार तो कह रही है प्राइवेट इंडस्ट्री को, भाई देखो हमारी जो सरकारी इंडस्ट्री है वो तो HL बनाएगा, वो घातक बनाएगा या कैट्स वॉरियर बनाएगा, वो जब बनेंगे वो कहेंगे फंडिंग नहीं है, हम कहेंगे कुछ पहले दिखाओ, वो चलता रहेगा। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री इज़ नॉट टाइड टू दीज थिंग्स, राइट? दे कैन एक्चुअली डिलीवर। और जो अपने सोलर इंडस्ट्री है या न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने काफ़ी कुछ ड्रोन्स में डिलीवर किया भी है, बहुत कटिंग एज टेक इन्होंने डिलीवर की भी है। तो अगर सरकार फंडिंग दे, रेगुलेटरी असिस्टेंस दे, तो मेरे ख्याल से होप प्राइवेट इंडस्ट्री से है जो डिलीवर कर देगी। पैसे वो भी कम नहीं लेंगे। अगर आपका फ्यूचर वही है तो चलो भाई, अब जो 60 वाली जो बात है कि हमने एक नंबर हमने सोचा था कि चलो 60 हमको स्क्वाड्रंस चाहिए होंगे, 60, 65, 40, 42 जो भी था ना, जो भी नंबर है, वो एक बहुत दूसरे डिफरेंट एरा के लिए था, वो आज रेलिवेंट नहीं है। मे बी हम ये सोच सकते हैं कि भाई अगर हमको लिमिटेड वॉरफेयर लड़ना है, अगर हमको दिख रहा है कि भाई हज़ारों प्लेन्स बन चुके हैं चाइना में, राइट, तो हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कम्पीट, मतलब अगले 15-20 साल में तो नहीं कर सकते, उसके बाद का किसने देखा है। तो अगर हमको अभी 5 साल की अगर हमको ये लगा के चलेंगे 2030, 32, 34, 35 में लड़ाई होगी, तो हम ये तो कर सकते हैं कि भाई चलो 100 अगर हमारे पास रफाल हमने कर भी लिया ऑर्डर, तो हम पाकिस्तान का तो चलो वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। बट एक नई स्ट्रेटजी इस दूसरे फ्रंट के लिए, जो चाइना वाला फ्रंट है, उसके लिए फिर ये जिस तरीके से चाइना करता है कि बहुत हैवी मतलब जो खर्चीले वेपन्स हैं उनके जवाब में कुछ सस्ता चीज़, उसका सोल्यूशन ढूंढना। US का कोई भी बड़ा वेपन है तो उसका एक सस्ता उपाय क्या हो सकता है? जैसे काउंटर करने के एक काफ कैरियर बनाते हैं, तो ये DF-21 कैरियर किलर करके एक अपनी मिसाइल तैयार करते हैं। एग्जैक्टली, कि 1/100th ऑफ दैट प्राइस, जैसे ड्रोन है और उसने कितने सारे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट थे उनको बर्बाद कर दिया, वो कितने 5 मिलियन डॉलर का भी ड्रोन होगा तो भी वर्थ इट है, राइट? तो इस टाइप की चीज़ों में एसिमेट्रिक जो रिजल्ट्स दें उस पर हम क्यों नहीं फोकस करें? नहीं, ऐसा नहीं है फोकस नहीं कर रहे, फोकस हो रहा है, स्टडीज़ भी हो रही हैं, लेकिन ना सरकार एक हाथी की तरह है, वो रूल्स और प्रोसेस बाउंड है। आपको बहुत ब्राइट आइडिया आ भी जाए तो आपको 10 जगह से उसे अप्रूवल लेना पड़ता है। एक सिंपल फैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिफेंस वर्सेस अटैक अभी चेंज हो गया है कि जो गेरान ड्रोन है वो एक $40,000 से लेके $20,000 के बीच का बनता है, और उसको डाउन करने के लिए PAC-3 पैट्रियट जो मिसाइल है वो 4 मिलियन की एक मिसाइल है, और पॉप बोलते हैं, एक साथ एटलीस्ट 2 फायर करते हैं वो, तो $8 मिलियन आप एक $40,000 ड्रोन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बात आ जाती है कि कैपेसिटी हाँ हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटी, हाँ, कि
5,000 अगर ऐसे चीजें आ जाएं, हाँ जी, तो आप क्या, तो 2 दिन में सारा स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा इतनी महंगी मिसाइलों का। ये लेसन्स ऐसा नहीं है, वी आर ऑल्सो लर्निंग, वी आर ऑल्सो लर्निंग। तो अब लेकिन आप सो कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग समथिंग इज इंक्रीजिंग, बिकॉज जो डिफेंसिव वेपन है, स्पेशली सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या रेडार्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अटैक है वो ड्रोन्स, एक तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एयर पावर हो गया है, छोटे से वो मैरिज में जो फ़ोटो खींचते हैं उस ड्रोन से लेके B-21 रेडर टाइप के ड्रोन्स बन गए हैं, ऑटोनोमस भी आ गए, खुद अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रोन इज़ लेस एक्सपेंसिव देन ए मैन फाइटर। तो वो आ रहा है, तो उसके लिए टेक क्या सोच रही है कि भाई इसको मैं डिसेबल कैसे करूं, इलेक्ट्रॉनिकली डिसेबल कर दूं, उसका नेविगेशन डिसेबल कर दूं, या मेरे जो डिफेंसिव सिस्टम में वो डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये इस स्पीड, इस ऑल्टीट्यूड, इस प्रोफाइल पे आ रहा है, तो ये ड्रोन है, इसको मैं रेदर देन लॉन्चिंग ए 4 मिलियन मिसाइल, लेट मी टेक इट आउट यूजिंग एट 23 mm शिल्का गन्स और एनी ऑफ दोज टिपिकल AAA गन्स जो एंटी एयरक्राफ्ट फायर के लिए यूज़ होती हैं। तो वो बैक एंड फोर्थ होता है। वो लेसन लर्न सिंदूर में भी हुए थे कि लो एंड सिस्टम्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज उधर से ड्रोन आ रहे हैं, उस पर आप S-400 जो तकरीबन 1 मिलियन की मिसाइल है वो थोड़ी फायर करेंगे। सो वो कंटिन्यूस लेसन लर्न है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो लर्निंग लेसन। गवर्नमेंट कांट मूव वेरी फास्ट, ओनली इंडस्ट्री कैन मूव वेरी फास्ट। आई डोंट थिंक सो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि आज जिस एयरक्राफ्ट का हम ऑर्डर देंगे रफाल का, मान लो कल भी ये साइन होता है, तो 10 साल तक तो डिलीवरी कंप्लीट होगी। तो फिर बस है, हम वी आर बैक टू दैट सेम क्वेश्चन जी, सेम कि भाई अगर रफाल, तो फिर किसी चीज का भी आंसर नहीं है ना। नहीं, रफाल आंसर है, फिल रेट का आंसर है, कैपेबिलिटी का आंसर है, कैपेसिटी का आंसर LCA रहेगा, बट कैपेबिलिटी का आंसर जो कटिंग एज है एज ऑन डेट। सी, आप मल्टीपल चॉइस में और क्या ऑफर है आपके पास? आप F-35 की बात करते हो, Su-57 की बात करते हो, फिर M का भी उसी मिक्स में लाते हो, चॉइसेस हैं कहाँ? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये कब आना शुरू होगा, मतलब हम 2 साल मान लेते हैं, 2070। बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं, मंडे ये डील, नेक्स्ट मंडे डील साइन होती है, 3 साल में पहला जहाज आएगा और 10 साल में पूरी डिलीवरी होगी। तो वो हर साल कितने आएंगे? आप 10 साल लगा के चलो, आज 2026-29 से लेके 39 तक पूरी डिलीवरी हो जाएगी। मतलब 2030 में अगर हमारी, वैसे हर 5 साल में लड़ाई होती है ना, 2019 में हुई, 24-25 में हुई, अभी मान लेते हैं 2030 में होगी। देखिए, फ्लाई अवे तो 3 साल में आ जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ बनने हैं उसमें भी डिलेज होंगी, तो आप 2040 लेके चलिए। 2040 ही लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर उस हिसाब से फिर से इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। हाँ जी, कि भाई अगर 2030 में लड़ाई होती है तो क्या फायदा इसका? नहीं, लेकिन अगर 2040 में होती है और 2040 में आपके पास ऑलरेडी AMCA Mark II और वो सब नहीं है, तो फिर वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 से कुछ होना नहीं, और बाकी जो 400-500 आने हैं, Mark II हो, Mark I हो, वो नहीं आए तो वैसे भी कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन के बजाय 2 दिन में हार जाओगे। 100 से कुछ नहीं होना। आप एक पाकिस्तानी की तरह सोचिए, उनके पास 20 स्क्वाड्रन है, क्या वो कह सकते हैं कि 20 स्क्वाड्रन से कुछ होना नहीं? इंडिया के पास 40 स्क्वाड्रन है, वो ऐसा तो नहीं है। फिर भी आप वो जो पैरिटी है कुछ तो मेंटेन कर पा रहे हैं, डबल होने के बाद। पॉइंट इज यू नीड मिनिमम, अदरवाइज तो आप बिल्कुल हॉलोड आउट एयर पावर है आपके पास, टूथलेस एकदम। हम कहते हैं चाइना को डिटर करेंगे और पाकिस्तान को कंपेल करेंगे। मतलब अगर पाकिस्तान हमें तंग करेगा तो वी विल यूज फोर्स एप्लीकेशन करेंगे टू कंपेल पाकिस्तान टू डू आवर बिडिंग। और चाइना के केस में कहते हैं हम इतनी एट्रिशन कॉज करेंगे उन पे कि वो डिटर हो जाएं। हमारे उनके साथ टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है। POK भी नहीं हमारे पास, एक्साइजन भी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं POK ले लेंगे, हम कभी ये नहीं कहते एक्साइजन ले लेंगे, बिकॉज वी आर अवेयर कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है एज ऑन डेट। हम उस लायक नहीं हैं कि उनसे हम लड़के टेरिटरी छीन भी लें या ले भी लें जो हम कहते हैं हमारे हक की है, और उसको होल्ड भी कर लें। लेकिन पाकिस्तान के केस में वो एम्बिशन पालते हैं। तो अगर रफेल भी नहीं आएगा और Mark 1A डिले हो गया और Mark 2 भी नहीं आया, तो फिर बचा क्या हमारे पास? Su-30 बचे हैं 270, वो भी धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रिस्क है कि आप होलोड आउट एयर पार हो जाओ। होलोड आउट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 100 अगर ले भी लिए तो भी तो होलोड आउट ही रहेगा बियॉन्ड अ पॉइंट। 2040 की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान के पास चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, तब क्या करोगे आप? नो, द चॉइस इज बिटवीन हैविंग समथिंग और नथिंग। मैंने फिर से बोलता हूँ,
एयरफोर्स को MRFA चाहिए, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। दैट MRFA कैन बी Mark 2, वो गवर्नमेंट की कॉल है। गवर्नमेंट अभी भी कह सकती है कि मैं 5 साल आई विल फेंड ऑफ वॉर्स थ्रू अलायंसेज, थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू अदर मीन्स, और बिकमिंग ए फ्रेंड विद चाइना, या और यूजिंग इन्फ्लुएंस इन US टू टेल पाकिस्तान नॉट टू ट्रबल मी। दैट इज़ अ गवर्नमेंट्स कॉल। अगर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि मैं 40 बिलियन बाहर ना भेज के 40 बिलियन यहीं लगाऊं, वो गवर्नमेंट की कॉल है ना। तो क्या सुखोई 30 MKI जो हमारे पास, मतलब जिसका ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास वो भी है, सोर्स कोड भी आपने कहा, IP हमारे पास है, IP हमारे पास, तो उसको क्यों नहीं हम मॉडिफाई करके चीज़ों को बना सकते हैं? $40 बिलियन में तो कितने सुखोई बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है, और ये आर्ग्यूमेंट आया है, लेकिन एयरफोर्स में जो वेपन्स डायरेक्टरेट है, जो प्लानिंग डायरेक्टरेट है, उनको विजिबिलिटी है सुखोई MKI की कैपेबिलिटीज़ की, रेजिडुअल लाइफ की, या उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट हो सकती है। उनकी नज़र में सुखोई अपग्रेड जो सुपर सुखोई बनेगा वो भी नंबर्स 80 to 90 के बीच में ही लिमिटेड हैं। ऑल्सो जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है, एक एयर चीफ मार्शल कृष्णा स्वामी ने एक MiG-27 अपग्रेड के बारे में कहा था कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन फर्स्ट, द लास्ट अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट विल रोल आउट और द MiG-27 विल रन आउट ऑफ इट्स लाइफ। बिकॉज जब हम अपग्रेड भी शुरू करते हैं वो भी हमारे बहुत डिलेज में चले जाते हैं, तो इतनी रेजिडुअल लाइफ नहीं है Su-30 MKI में। ये क्यों कह रहे हो कि रफाल जो है वो सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है? F-35 क्यों नहीं ले सकते? वो कम से कम वो ट्रम्प भी खुश हो जाएगा, $40-50 बिलियन उसको देंगे तो। देखो अभी F-35 में क्या कमी है जो रफाल में नहीं, मतलब रफाल पूरी करता है, ऐसा क्या है उसमें? पहली बात, F-35 का ऑफ़र नहीं आया है। जब वो ऑफ़र आएगा वो इवेलुएट भी होगा। ये इन टर्म्स ऑफ सेंसर फ्यूजन, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, F-35 रफाल से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, F-35 हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। ट्रम्प जी नाराज़ हो गए तो वेपन आने बंद हो गए या अपग्रेड आने बंद हो गए। तीसरा, अगर F-35 आ गया तो आप समझ लो उसी दिन आप MCA का अंतिम संस्कार भी कर देना, क्योंकि F-35 आ गया तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी MCA पे लगने वाली भी थी वो नाम की रह जाएगी। वो धीरे धीरे करके वैसी होगा जैसे कुछ गुड़गांव के बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले 15 साल से। वो दिखेंगे 4 लेबर हो रहा है जी, लेकिन वो होगा नहीं। तो inducting an F-35 or even a Su-57 now is sounding the death knell for MCA program. On the other hand, जो आपने शुरू में सजेशन दिया था ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर ऑलरेडी ला रही है MCA के लिए, उसी में फोर्सेस को भी एम्बेड कर दे जो एंड यूज़र हैं और उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना दे, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर ऑप्शन रहेगा रेदर देन बाइंग एन F-35 एंड देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। क्योंकि एक बात ये भी आई थी ना कि F-35 भाई सिर्फ चाइना के लिए हम खरीद सकते हैं, जियोपॉलिटिकल वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करेंगे तो कभी भी बंद कर सकते हैं इस टाइप से। और क्योंकि किल स्विच की बातें हो रही थी उसमें, वैसे किल स्विच ना भी हो उसमें कि वो बंद कर दें, तो वैसे भी अगर मेंटेनेंस रिपेयर नहीं करेंगे तो 1 महीने में वैसे ही बंद हो जाएगा, वो ये इनइफेक्टिव रह जाएगा। ये बातें भी हो रही किल स्विच का मैं बताता हूँ। आई थिंक ईयर 2000 के आसपास एडमिरल माइक मुलन जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ थे वो इंडिया विजिट पे आए थे, और मैं बहुत जूनियर ऑफिसर था, लेकिन LO होते हैं लाइजन ऑफिसर के रोल में, मुझे आई वाज मोर लाइक द हॉर्स होल्डर, मेक श्योर हिज आइटनरी रन्स एज प्लान वाला करके। तो एयर मार्शल सैकिया के साथ उनका डिस्कशन हो रहा था एंड ही मेड दिस पॉइंट कि एडमिरल आप इनको F-16 ना ब्लॉक 50, ब्लॉक 60, AMRAAM चार्ली सारे मॉडर्न वेपन्स दिए जा रहे हो, वो कहते हैं हमें काउंटर टेरर के लिए चाहिए। कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक BVR मिसाइल चाहिए होगी? तो एडमिरल मुलन ने कहा था कि आई हैव गिवन देम अ लॉक बट द की इज़ विद मी, सो डोंट वरी, they won't be able to use it against you. Why are you worried? लेकिन हुआ क्या? ये हम कब से सुनते आ रहे हैं कि F-16 were given to Pakistan for certain use. Their use against India was not permitted. लेकिन it is permitted, ना? They can't stop it. ईरान अभी भी F-14 उड़ा रहा है, अब तो शायद ग्राउंड हो गए हैं, लेकिन अमेरिकन सपोर्ट के बाद भी कई साल तक वो उड़ाते रहे।
ठीक है, F-35 हमने ले लिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने यूज़ किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं दिए या लॉजिकल अपडेट नहीं दिए या कुछ फ्लोट्स नहीं दिए, स्पेस नहीं दिए, वो कर सकते हैं। बट ऐसा कोई किल स्विच नहीं है कि चलता चलता जहाज ही वो तो कोई भी मुझे लगता है कि हाँ। ऐसी चीज़ नहीं अपने वेपन में डालेगा कि जो दूसरा बंदा भी हाईजैक कर सकता है ना। अगर किल स्विच है तो वो तो no, there is no kill switch, it is basically killing the supply lines कि जो फ्लोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उसके अलावा नहीं देंगे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स नहीं देंगे। पूरी फ्लीट में वर्ल्ड वाइड 1100 के आसपास F-35 उड़ रहे हैं, कोई बग कहीं डिटेक्ट होता है उसका फिक्स आपको नहीं देंगे, वो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। दैट इज़ नॉट द कंसिडरेशन। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि F-35 में ऐसा होता है कि सारी जो फ्लीट है वो इट्स ऑल सॉफ्टवेयर में, क्लाउड में जाता है वो सारा डेटा, और अगर वो एक्सेस बंद हो जाए तो द कैपेबिलिटीज ऑफ F-35 फाइटर जेट इज सीवियरली डाउन डिग्रेडेड। ऐसा भी है क्या? नहीं, आपको समझना चाहिए आज की डेट में जो टारमेक में F-35 खड़ा है, जब वो सॉर्टी करके आता है, चाहे वो ट्रेनिंग सॉर्टी है, ऑपरेशनल सॉर्टी है, उसका सारा डेटा डाउनलोड होता है। और F-35 की जो फिलॉसफी ऑफ मेंटेनेंस की, सारे यूज़र अपना डेटा एक क्लाउड में भेजते हैं, वो क्लाउड उस पूरे डेटा को एनालाइज करके बेस्ट फिक्स देता है हर चैलेंज का। वो हर दिन रूटीन मेंटेनेंस भी है, उसको भी इम्प्रूव करने का प्रयत्न करता रहता है कि इसको कैसे बेटर कर सकें। कोई चीज़ 50 घंटे पे रिप्लेस होनी थी, वो 49 आवर्स पे हो या 51 पे हो, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो डेटा मिल्किंग क्लाउड के थ्रू होती है। लेकिन अगर आप क्लाउड से डेटा शेयर ना करें तो आपकी जो उस दिन की जो कैपेबिलिटी है उस पर फ़र्क नहीं आ रहा। मैंने कहा फ़र्क क्या नहीं है, आपको स्पेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको नए फ्लोट्स नहीं मिलेंगे, आपको कोई बेहतर सॉल्यूशन फ्लीट में कहीं आ गया वो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगर दबाओगे और आपकी मिसाइल नहीं निकलेगी, वो नहीं है। दैट थ्रेट इज़ नॉट देयर। बट F-35 इज़ राइट नाउ नॉट ऑन टेबल। आज सुबह मैंने पढ़ा कि Su-57 फिर से टेबल पे है। मैंने ये भी पढ़ा कल शाम को कि FCAS है जो फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम, विच इज़ एक्चुअली 6th जनरेशन, जो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन वगैरह मिलके बना रहे हैं, कि इंडिया उसमें भी जंप कर सकता है, जापान भी उसमें इन्वॉल्व है, यू नो। तो ऑप्शंस 5th जनरेशन में Su-57 F-35 हैं, 6th जनरेशन के लिए अपने पास FCAS भी आ गया है। तो धीरे धीरे ऑप्शंस एमर्ज हो रहे हैं, लेकिन यू नो डिस्कशन इज़ नॉट डिसीजन। अभी तो दिल्ली बहुत तो दूर खरीदने है। नहीं दे रहे रशिया से, Su-57 कहाँ से खरीदने देंगे? F-35 के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत है, फ्रांस के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत कम है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये भी एक फैक्टर है जो सरकार को सोचना पड़ेगा। इतने सारे हमने कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं इसमें हाँ जी, डिस्कस की। हाँ जी। तो बेस्ट कोर्स अब फाइनली एट द क्लोजिंग चैप्टर ऑफ दिस क्या करना चाहिए? आइडियल केस 2040 में पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी। कई लोग तो बोल रहे हैं 5 साल में ही। देखिए, मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन दे सकता हूँ कि क्या फ्यूचर रफाल ऑर्डर को 114 जो है उससे कम करके 2 या 3 स्क्वाड्रन 36, 40, 50 तक रेस्ट्रिक्ट करें, और जो हमारे Mark 1A और Mark 2 का जो स्टेटस है उसको हम बूस्ट लगाएं। अगर साइंस की वजह से डिले है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिले है उसको हम कट कर सकते हैं। अगर फंड्स की वजह से डिले है उसको हम कर सकते हैं। तो मिशन मोड में आएँ, आइडेंटिफाई करें। सी इफ़ ए चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ देयर, वो तो उतना ही टाइम लेगा, लेकिन मेरी फाइल उधर अप्रूवल के लिए वेट कर रही है, वो फंड के लिए वेट कर रही है, उसको हम कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रिड्यूस द रफाल ऑर्डर, you know, apply afterburner to Mark 1A and Mark 2 प्रोग्राम, एंड एम का तो पूरा ही PMO के नीचे चला जाए। प्राइवेट इंडस्ट्री इज ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड, ADA विल गिव द डिज़ाइन, इनको एसेंशली कॉपी पेस्ट करना है। और सिंप्लीफाइंग मतलब प्रोडक्शन एट स्केल के भी अपने चैलेंजेस हैं, एंड एयरफोर्स को उसमें एम्बेड कर दें एट हर लेवल, यू नो, सीनियर, मिडिल, जूनियर, हर लेवल पे, टेक्नीशियन लेवल तक उसमें एम्बेड कर दें। इंडस्ट्री, आडा एंड एयरफोर्स मिलके काम करे, ये मैं देख सकता हूँ। और HAL को बोलें कि भाई आपकी जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है आप इसे कंप्लीट करें और आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना शुरू करें। यू नो, अनमैन्ड सिस्टम्स विच कैन कैरी 3-4 टन ऑफ ऑर्डिनेंस, विच कैन फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड,
यू नो विच कैन हैंग अराउंड इन स्पेस फॉर लॉन्गर, तो HAL को बोलें ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक डिलीवर करके यू थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, ये विश लिस्ट टाइप है। आई नो हाउ गवर्नमेंट वर्क, बहुत मुश्किल है, बट यू नेवर नो, यू नो ब्रिलियंस स्ट्राइक्स एट सम लेवल एंड दे टेक कॉग्निसेंस टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। अदरवाइज 10 साल बाद भी हम, आपने सही बोला है, एक और ऑर्डर बुक लेके खड़े होंगे, भाई थोड़े से और पैक कर दो, 1-2 दर्जन और दे दो। नहीं, फिर हम वो कर रहे होंगे ना, अनमैन्ड के लिए कर रहे होंगे कहीं पे, कुछ और आ जाएगी टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर हम ये भी मान लें कि इनका टाइम चला गया है मैन्ड फाइटर जेट्स का, तो फिर दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए हम ऐसा ही कर रहे होंगे। वेपन अंडर द सन, वो बो एंड एरो से लेके टैंक से लेके आर्टिलरी से लेके हैज़ गॉन थ्रू ए साइकिल ऑफ अपग्रेडेशन एंड इट हैज़ पीक्ड एंड इट हैज़ बीन फाउंड रिडंडेंट। तो मैन फाइटर का भी मुझे लग रहा है लास्ट फेज़ है, इट इज़ ऑलमोस्ट पीकिंग एट 5th-6th जनरेशन एंड इवेंचुअली हम अनमैन की तरफ जाएंगे। उसमें मुझे होप इसलिए ज़्यादा है कि सिंदूर के बाद से बहुत सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, भारत फोर्ज है, सोलर डिफेंस है, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने बहुत सारे, एक लूज सा वर्ड है ना, ड्रोन ऑटोनोमस सिस्टम या पायलटलेस सिस्टम बनाए हैं जो कैपेबिलिटी अच्छी डिलीवर करते हैं। तो जो 1 साल के अंदर इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, अगर वही वेक्टर रहा तो मुझे बड़ी होप है विद फंडिंग एंड करेक्ट रेगुलेशन। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपने जितने भी ये सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, मतलब और कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। देयर इज नो लॉन्ग टर्म। ये जो प्लग वाला है कि जो गैप है उसको प्लग कर दिया, वो है ये, मतलब रफाल को इम्पोर्ट करने वाला। क्योंकि कितना ही इम्पोर्ट कर लोगे आप, मतलब F-35 भी कर लो, 100 ये भी कर लो, नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना हज़ारों में बना रहा है। तो उसका क्या वो है, जब ही होगा जब कॉस्ट कम होगी, जब ही कॉस्ट कम होगी जब हम अपना खुद बनाएंगे। नहीं, हिस्टोरिकली ना जो भी थ्रेटेंड नेशंस हैं उन्होंने 2 वेक्टर मिले, या तो अलायंसेज में चल जाओ ताकि कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेटो बनाना कि भाई फिनलैंड, ये तो अभी आए हैं, जो जर्मनी था या फ्रांस था, जिनको लगता था हमें USSR से, बाद में रशिया से खतरा है, उन्होंने अलायंस बना लिया कि अकेले हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हम मिलजुल के इतना स्ट्रेंथ बना लेंगे कि इसको काउंटर कर लें। अलायंस वाज वन वेक्टर, अदर इज इंडिजिनस, जो चाइना ने कहा कि भाई मेरा थ्रेट इंडिया नहीं है, इंडिया तो एक न्यूसेंस है मेरे लिए, मेरा थ्रेट US है। तो वो डोमेस्टिक राउट पे गए, उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया, रशिया से इक्विपमेंट लिया, कॉपी पेस्ट किया, फेल हुए, रिपीट किया, फेल हुए, रिपीट किए, 30-40 साल से लगे हुए हैं। तो 2 ऑप्शन रहे हैं मिडिल पावर्स के टिल दे बिकेम सुपर पावर। सो इंडिया के पास भी वो दोनों ऑप्शन हैं, अलायंसेज में जाओ और नीश कैपेबिलिटी अपनी रखो, बाकी अलायंसेस पे डिपेंड करो, या सारा कुछ अपने पास बनाओ। हमने हिस्टोरिकली बोला है हम मिलिट्री अलायंस में किसी के साथ नहीं जाएंगे। 2 ही जब रास्ते थे मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करने के, थ्रू अलायंसेस और डोमेस्टिक। हमने बोला डोमेस्टिक करेंगे, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी स्टार्ट की, मारूत बनाया, और इतने सारे अर्ली हमारे रॉकेटरी देखो, स्पेस प्रोग्राम, अर्ली सक्सेसेस बहुत हुए हैं हमारे। फिर हम स्टॉल हो गए हैं अभी। फोर्सेस कहती हैं भाई आप बना लो जो बनाना है, लेकिन लड़ाई तो कभी भी हो जाती है, हमें कैपेबिलिटी चाहिए, तो वो कहते हैं स्टॉप गैप। बट वो हमारा स्टॉप गैप हैज़ एक्चुअली बिकम ए वेरी लॉन्ग गैप। सोल्यूशन इज डोमेस्टिक, इम्पोर्ट इज स्टॉप गैप। जो एक ही रास्ता मुझे दिख रहा है वो यही है कि हमको खुद ही बनाना पड़ेगा, डोमेस्टिक कैपेसिटी पे ही बनाना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये इंपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन इस सेंटेंस को यहाँ फुल स्टॉप नहीं करना है, इसमें ये डैश करके आपको ऐड करना है कि जब तक हम नहीं बना पा रहे डोमेस्टिकली, हम होलोड आउट एयर पावर से काम नहीं चला पाएंगे। कम से कम पाकिस्तान के इट इज़ ए नेसेसरी ईविल। कोई खुश होकर के नहीं $40 बिलियन दे रहा है, वो इसलिए देने पड़ रहे हैं कि प्रोमिसेस वर नॉट फुलफिल्ड। तो वो बुरा लगे या अच्छा लगे, लेने तो आपको जहाज पड़ेंगे ही, और यू एक्सेप्ट कि भाई हम रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस कैपेसिटी से काम चलाएंगे, वो गवर्नमेंट का कॉल रहेगा। फैंटास्टिक सर, एज यूजुअल बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, और मुझे लगता है कि बहुत सारे नए पॉइंट्स इस कॉन्वर्सेशन में निकल के आए हैं। बहुत सारे पुरानी चीज़ों पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, तो एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को मिलेगा। बट लेट्स सी कि क्या होता है। 10 साल बाद फिर से हम बीच में भी मिलते रहेंगे, बट 10 साल बाद एक बार फिर से मिलेंगे और फिर देखते हैं कि कुछ चेंज होता है या नहीं। बट अंटिल देन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।